अस्सलाम वालेकुम। अब हम ग्लाइकोलिसिस डिस्कस करेंगे। हमने कहा था ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज को 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ग्लाइकोलिसिस होता है। अब हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस में 2 फेजेस होते हैं, एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, एक एनर्जी प्रोडक्शन फेज। इन्वेस्टमेंट मतलब आप देते हो, इन्वेस्ट करते हो, आप लगाते हो, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद आपको मिलती है, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज मतलब अगर किसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो थोड़े, मतलब कहीं पैसे लगाओ, तो फिर उसके बाद अगर किसी जगह पे आपने थोड़े पैसे लगा के ख़रीदी है, थोड़ी देर बाद आपने वो इन्वेस्टमेंट की है, थोड़ी देर बाद वो जगह जो है वो महंगी हो जाती है, तो आपको प्रोड्यूस मतलब आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं वापस। तो इसी तरह ग्लाइकोलिसिस में भी होता है कि आप एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज पे 2 ATP लगाते हो और फिर एनर्जी प्रोडक्शन फेज पे आपको वापस से 8 ATP मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के 2 फेजेस हैं। उसमें हम कहते हैं पहला जो ग्लाइकोलिसिस का वो है ना स्टेप, अब हम कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है ना उसमें ग्लाइकोलिसिस के 3 मेन रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं और उन्हीं की एंजाइम्स होती हैं। फिर उन एंजाइम्स की रेगुलेशंस और इनकी डेफिशिएंसीज, ये इंपॉर्टेंट मेन चीज़ इंपॉर्टेंट जो है ग्लाइकोलिसिस में वो ये है कि 3 मेन रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं, उनकी एंजाइम्स होती है, रेगुलेशंस होती हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप होता है हम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हमने क्या कहा था, हमने कहा था ग्लूकोज जो है वो डाइट से आती है हमारे पास GIT में, GIT के लिवर में हेपेटोसाइट से ब्लड से फिर वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल्स। जब सेल्स के पास आई जाती है ग्लूकोज, तो हम कहते हैं कहीं वापस ना भाग जाए, कहीं ना चले जाए, तो हम इसकी फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं। जब हम ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन कराते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर हमें फॉस्फोराइलेशन कराने के लिए हमें इनको एनर्जी भी देनी पड़ती है, ATP को ADP में कन्वर्ट करते हैं और 2 एंजाइम्स यूज होती हैं जिसका नाम होता है ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज। ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट मेन रेगुलेटरी स्टेप है, ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है, ठीक है। ये जो ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है ना, जो कि हमने बताया ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन हो जाती है ऑफ ग्लूकोज सो दैट ग्लूकोज डोंट गो आउट ऑफ द सेल। तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, मतलब 6 जो कार्बन होता है उसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। उसमें हमारी ATP भी यूज होती है और हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज 2 हमारी एंजाइम्स यूज होती हैं। ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और इरिवर्सिबल स्टेप है। अब हमारे पास दो एंजाइम्स हैं, उनकी ये डिफरेंसेस हैं, ये हेक्सोकाइनेज और ये ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज हम कहते हैं दे आर फाउंड इन ऑल द सेल्स ऑफ द टिश्यूज और ग्लूकोकाइनेज आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ द लिवर एंड द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास। हेक्सोकाइनेज जो होता है, हेक्सोकाइनेज में Km कम होती है और Vmax भी कम होती है, मतलब लेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम टू बाइंड द सबस्ट्रेट, तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसी तरह ग्लूकोकाइनेज में उससे उल्टा है, Km ज़्यादा है, Vmax ज़्यादा है, तो एफिशिएंसी उसकी कम होगी क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड करने में, तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, ठीक है। और इनका जो है ना ब्रॉड और इक्वल स्पेक्ट्रम मतलब इक्वली रिएक्ट करते हैं विद ग्लूकोज। जो ग्लूकोकाइनेज है वो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया और ब्लड ग्लूकोज सेंसर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन दोनों के बारे में। अब ग्लाइकोलिसिस में ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अब जो है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ना वो जो है रेगुलेट करता है हेक्सोकाइनेज को, G और H अलग अलग हैं, ठीक है यहाँ पे। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब आइसोमराइजेशन होती है ना तो फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होती है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और जो है ना वो रेगुलेट करती है ग्लूकोकाइनेज को, ये उल्टा है, G और G नहीं है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोकाइनेज को नहीं करती बल्कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोकाइनेज को करती है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को रेगुलेट करती है, तो ये इनको रेगुलेट करती है, ठीक है। फिर हम कहते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है। फर्स्ट स्टेप में भी फॉस्फोराइलेशन हुई जो कि मेन रेगुलेटरी स्टेप था, फिर दूसरे में सिर्फ आइसोमराइजेशन हुई, वो इतना मेन स्टेप नहीं था। फिर तीसरे में दोबारा फॉस्फोराइलेशन हुई फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की, ये भी सेकेंड मेन रेगुलेटरी स्टेप है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो एंजाइम है वो यूज़ होती है
फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करती है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो है ना उसके उनको रेगुलेट करने के लिए 3 चीज़ें, एटीपी, सिट्रेट एंड एएमपी। एटीपी ज़्यादा होगी तो मतलब हमारा ग्लाइकोलिसिस मकसद ही ये होता है कि हमें एटीपी चाहिए। तो जब एटीपी हमारे पास ज़्यादा होगी तो हम कहते हैं बस ग्लाइकोलिसिस रहने दो, रोक दो। तो हम इनहिबिट कर रहे होते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को इनहिबिट करते हैं ताकि आगे ग्लाइकोलिसिस ना चले, क्योंकि एटीपी हमारे पास है। इसी तरह सिट्रेट भी हमारे पास होगी तो हम इनहिबिट करेंगे। इस तरह एएमपी हमारे पास होती है ज़्यादा तो हम कहते हैं कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को बनाओ और बनाओ। क्यों? क्योंकि एएमपी क्या होता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है, एडीपी एएमपी में कन्वर्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब अ लॉट ऑफ एटीपी हैज़ बीन यूज्ड। एटीपी बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई है तो लेस एटीपी रह जाएगी। एटीपी लेस तो हम ग्लाइकोलिसिस बढ़ाएंगे कि हमें एटीपी चाहिए, तो हम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को क्या करेंगे, हम उसको रेगुलेट करेंगे एएमपी की वजह से। ठीक है, फिर हम कहते हैं एक और फैक्टर है जो कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को रेगुलेट करता है। हम कहते हैं वो क्या है, हम कहते हैं कि जैसे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, इसी तरह फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में भी कन्वर्ट होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 इसके प्रेजेंस में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्या होता है कि ये जो है ना फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट रेगुलेट करता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को। कहते हैं कैसे, जैसे ये 3 रेगुलेट करते हैं इसी तरह ये चौथा भी रेगुलेट करता है, लेकिन कहते हैं चौथा कैसे रेगुलेट करता है, तो कहते हैं चौथा इस तरह रेगुलेट करता है कि जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो है ना फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो है ना वो बाईफंक्शनल है। उसका एक काइनेज है और एक फॉस्फेटेज है। काइनेज क्या होता है, काइनेज मीन्स फॉस्फोराइलेशन, मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेटेज इज डीफॉस्फोराइलेशन, मीन रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जैसे मैन है उसके अंदर फास्टिंग स्टेट में है और वेलफेट स्टेट में। वेलफेट स्टेट में होगा तो उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स इंसुलिन ज़्यादा होगी, ग्लूकोगोन कम होगी। अब हम खुद देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा है तो हम ग्लूकोज ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो। तो वेलफेट स्टेट में जब इंसान के पास ग्लूकोज ज़्यादा होती है तो वो डीफॉस्फोराइलेशन फॉलो करता है। डीफॉस्फोराइलेशन से क्या होता है कि काइनेज जो है, डीफॉस्फोराइलेशन से जो काइनेज है ना वो जो है रेगुलेट होता है और फॉस्फेटेज इनहिबिट होता है। फॉस्फेटेज क्या है कि डीफॉस्फोराइलेशन इनहिबिट होगी और फॉस्फोराइलेशन जो काइनेज से है वो जो है हमारे पास रेगुलेट होगी। तो जब वेलफेट स्टेट में ग्लूकोज ज़्यादा है तो काइनेज होगा, तो जब काइनेज होगा तो ही फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनेगी। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनेगी तो वो रेगुलेट करेगी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को और वो बना देगी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और फिर वो आगे उसके मैकेनिज्म चलेगा ना। तो इसी तरह फास्टिंग स्टेट में ग्लूकोज कम होगी, इंसुलिन कम होगी तो वो फॉस्फोराइलेशन कराएगी। फॉस्फोराइलेशन की वजह से काइनेज इनहिबिट होगा और फॉस्फेटेज जो है वो रेगुलेट होगा। कि मतलब ग्लूकोज कम है तो हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस नहीं चाहिए, ग्लाइकोलिसिस नहीं चाहिए तो फॉस्फेटेज करेंगे कि मतलब फॉस्फोराइलेशन होगी तो फॉस्फेटेज होगी कि मतलब वहाँ पर फॉस्फोराइलेशन ना हो, ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ना बने तो ये रेगुलेट ना हो और आगे मैकेनिज्म ना चले। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 स्टेट्स होगी जिससे हमने बता दिया फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट रेगुलेट करती है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को। अब जब हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा तो वो फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट DHAP और G3B। अब ये क्या, ये इंटर कन्वर्टेबल है। ये जो DHAP है ना ये नहीं इतना है कि आगे कन्वर्ट करे, तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा ये भी, और फिर इसका सेम मैकेनिज्म इधर चलेगा वही मैकेनिज्म इधर चलेगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो होगा वो सिर्फ प्रोसीड कर सकता है आगे ग्लाइकोलिसिस में। तो क्या होगा, G3P में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH और H में। ठीक है, अब हम कहते हैं एक NADH हमें देता है 3 ATP, तो 3 ATP हमें यहाँ मिलेगी और 3 ATP हमें यहाँ मिलेगी क्योंकि सेम रिएक्शन है ना दोनों साइड पे। हमने ऊपर देखा था इन्वेस्टमेंट फेज जो थे, ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ जो थे उसमें हमने एक तो पहले स्टेप में ADP से ADP कन्वर्ट की थी जिसमें ग्लूकोकाइनेज और एक्सोकाइनेज, और एक दूसरा जो रेगुलेटरी स्टेप था उसमें ATP से ADP। तो ये 2 हमने इन्वेस्ट की थी
इसी तरह अब हमने ये जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ था, अब एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज़ में हमें 6 ATPs मिल भी गई हैं पहले ही स्टेप में। NADH से 3 इधर से मिली, 3 उधर से मिली, फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉस्फेट डाला तो ग्लिसरेट या 3-फॉस्फेट से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। फिर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो मतलब यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप निकला, तो एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ADP से वो ATP में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन, एक हमारी ATP प्रोडक्शन हुई। सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन विदाउट द माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। तो ये हमारी सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन एक इधर होगी, एक इधर होगी, तो दो हमारे पास ये सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन होगी। और NADH से हमने भी 3 मिली, मतलब 6 मिली थी टोटल। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में थे 6 और अभी सबस्ट्रेट लेवल से अभी तक 2। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमरिज्म जाएंगे थ्रू म्यूटेज, एंजाइम यूज होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो ADP से ATP में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज, और वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगी। और ये भी हमें एक ATP सबस्ट्रेट लेवल ATP दे रहा है। तो टोटल हमारे पास हम कहते हैं 10 ATP। कैसे? 6 फ्रॉम NADH और 4 डायरेक्ट ATP। तो 4 डायरेक्ट जो होती है सबस्ट्रेट लेवल ATP है, और 6 जो NADH से है हमारे पास, वो हमारे पास आती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। अब ये टोटल हमारे पास ग्रॉस है, हम कहते हैं 10। अब 2 हमने इन्वेस्ट भी की थी, तो हम अगर इनमें से -2 ATP कर दें तो हमारे पास टोटल आ जाएंगी नेट 8 ATPs, ठीक है। तो हम कहते हैं पायरुवेट काइनेज जो है वो अब हमने एंजाइम्स, ये थर्ड मेन रेगुलेटरी स्टेप था, तो इनका रेगुलेशन तो हमें चाहिए, मतलब एंजाइम की रेगुलेशन। पहले में हमने ग्लूकोकाइनेज और एक्सोकाइनेज उनकी रेगुलेशन बताई, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। फिर हमने फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की 4 रेगुलेशन बताई, ATP सिट्रेट, AMP और फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट। और फिर आखिरी जो हमारे पास पायरुवेट काइनेज है उसकी रेगुलेशन है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ये फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन है। फॉस्फोकाइनेज जो है लिवर में, इसके भी 2 इसी तरह होंगे, काइनेज और फॉस्फेटेज, जैसे कि हमने पढ़े थे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 के, और जो जिसने किए थे फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट में, ठीक है ना। तो इस तरह इसमें भी यही होगा, ग्लूकोज कम है तो हमें पता है कि नहीं हमें, और अब हम ग्लाइकोलिसिस नहीं कर सकते, तो ये फॉस्फोराइलेशन करेगा और काइनेज को इनहिबिट करेगा और फॉस्फेटेज को रेगुलेट करेगा। इस तरह ग्लूकोज ज़्यादा है तो हम काइनेज को रेगुलेट करेंगे और फॉस्फेटेज को इनहिबिट करेंगे। तो ये इसी तरह ही है। अब एनर्जी प्रोडक्शन इन ग्लाइकोलिसिस हम करते हैं, तो वो हमने पीछे पढ़ी, से रिवाइज करना है। हमने इन्वेस्टमेंट हमने 2 ATP दी थी, और फिर हमें प्रोसेस जो बन के मिली थी, हमने कहा था वो 4 ATP हमें मिली सबस्ट्रेट लेवल से, और हमारे पास 2 NADH से 6 ATP हमें किधर से मिली थी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। NADH मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो होगी विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो ये हमारे पास टोटल हमने बोला कि हमें जो मिली थी सबस्ट्रेट लेवल से 4 मिली थी, और उसमें से 2 हमने इन्वेस्ट कर ली। सबस्ट्रेट लेवल में हमें कितनी मिली थी? मिली ही 4 थी सबस्ट्रेट लेवल से, ठीक है। हमारे पास इन्वेस्ट हमने 2 की थी, 6 हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, 4 सबस्ट्रेट लेवल से, 4 सबस्ट्रेट लेवल से मैंने 2 इन्वेस्ट कर ली, तो हमारे पास जो बची नेट, वो सबस्ट्रेट लेवल से नेट 2 बची, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमने क्या बोला कि हमारे पास कितनी थी? 6। तो ये हमारे पास 2 बची उसमें, और ये हमारे पास 6, तो टोटल हमारे पास जो नेट है वो 8 है। मतलब टोटल ग्रॉस जो है वो 10 होंगी, मतलब ये 4 और 6 10, और इसमें से 2 माइनस कर दो अगर हम इन्वेस्टमेंट वाली, तो फिर हमारे पास नेट 8 होंगी, ठीक है। ATP प्रोडक्शन इन ग्लाइकोलिसिस, तो 8 कैसे कि एक तो हमने पहले 8 कैसे कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट हमने 2 की और प्रोड्यूस हमने 10 की, तो वो 8 होगी, ठीक है। अब दूसरे में हम कहते हैं पायरुवेट को जब हम एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करते हैं, तो पायरुवेट और एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करते हैं थ्रू ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो 2 पायरुवेट है तो उसको 2 एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 ही NADH हमारे बनेंगे। तो फिर जो 2 NADH बनेंगे तो वो कितनी ATP बनाएंगे? 6 ATP बना जाएंगे। तो जब पायरुवेट इंटू एसिटाइल कोए तो 6 ATP। इसी तरह
पायरुवेट इंटू एसिटाइल को 6 ATP। अब जब TCA साइकिल में जब पायरुवेट आ जाता है ना तो वो क्या करता है, वो 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP, तो 9 ATP उससे, 2 उससे, 1 से, तो टोटल पर पायरुवेट मॉलिक्यूल 12 बनेंगी। और ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुवेट से बनता है ना। ग्लूकोज हमने कहा था ग्लाइकोलिसिस जब हमने पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ग्लूकोज को हम 2 पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं। जब 2 पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो इसी तरह एक पायरुवेट मॉलिक्यूल ने 12 बनाए तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने 24 बनाए, मतलब 2 पायरुवेट के 12 प्लस 12 तो हमारे पास आ गया 24 सॉरी। अब नेट ATP हमने बोला, ग्लाइकोलिसिस जब हमने की थी तो 8 बने थे। फिर हमने पायरुवेट से एस्टर को जिसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जिसमें 6 बनते, और फिर TCA साइकिल में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 24 बनते, नेट जो है 38 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। अब हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल हमने बोला कि 4 है, उसमें से 2 इन्वेस्टमेंट निकाली तो 2 बनी। और इसी तरह TCA साइकिल की जो सबस्ट्रेट लेवल है, TCA साइकिल की सबस्ट्रेट लेवल में सिर्फ 1 ATP ही बनती है जो कि फैट से बनती है, सॉरी नाइट फैट से तो अलग है। और TCA साइकिल की सबस्ट्रेट लेवल सिर्फ 1 ATP है, सबस्ट्रेट लेवल विदाउट एनीथिंग। तो वो 2 TCA साइकिल में मतलब सबस्ट्रेट लेवल में 2 पायरुवेट थे तो 2 ATP बनी थी। तो टोटल जब सबस्ट्रेट लेवल देखें तो सबस्ट्रेट लेवल टोटल भी 4 हो गई। यहाँ पर भी सबस्ट्रेट लेवल 4 थी ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन उसमें से हमारे पास 2 बच गई क्योंकि 2 हमने इन्वेस्टमेंट में निकाल दी। तो इसी तरह सबस्ट्रेट लेवल हमारे पास 2 रह गई थी। और फिर सबस्ट्रेट लेवल हमने TCA साइकिल की देखी, वो भी 2, जबकि इसमें जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में सबस्ट्रेट लेवल कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो टोटल सबस्ट्रेट लेवल जो है वो 4 ATP है।